द लास्ट एम्परर मूवी चाइना के लास्ट एम्परर पुई की रियल बायोग्राफी है। ये फिल्म इटली के एक डायरेक्टर बर्नार्डो बर्टोलुची ने बीजिंग की फॉरबिडन सिटी में बनाई है। इस मूवी को बनाने की परमिशन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने दी। स्टोरी कंटेंट पुई की 1964 ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम एम्परर टू सिटीजन से लिया गया। पुई के इरा का नाम था शिंग डायनेस्टी। शिंग चाइना का लास्ट इंपीरियल डायनेस्टी था और पुई लास्ट एम्परर। इस मूवी ने 9 ऑस्कर्स जीते, 3 BAFTA अवार्ड और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, 9 डेविड डोनाटेलो अवार्ड और 1 ग्रैमी अवार्ड लिया। स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी से। फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है मंचूरिया 1950 चाइनीज रशियन बॉर्डर पर वॉर क्रिमिनल्स को प्रिजनर्स बनाकर यहाँ लाया गया है। पुई भी एक प्रिजनर है और इन सबको फुनशु जेल में रखा जाएगा। अब पुई एक रूम में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। पुई को प्रिजन गवर्नर सुसाइड करने से रोक देता है और बताता है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में है, उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, वो अभी मर नहीं सकता। ईयर 1908 का सीन दिखाया जाता है। एम्परर गुआनशू मर चुका है और उनका कोई सक्सेसर नहीं है। टोडलर पुई एम्परर गुआनशू का नेफ्यू है। चाइनीज एम्प्रेस सीशी पुई को एम्परर बनाना चाहती है। अब पुई को फॉरबिडन सिटी में बुलाया जाता है। पुई की माँ अपना बच्चा एरमा जो एक वेट नर्स है को दे देती है। ये भी कहा जाता है कि सीशी ने एक टोडलर को एम्परर इसलिए बनाया क्योंकि पीछे से कंट्रोल उसके पास ही रहे और वो रूल करती रहे। लिटिल पुई को एम्प्रेस के पास ले जाया जाता है। वो शुरू में थोड़ा डरता है। एम्प्रेस उसे बताती है कि एम्परर गुआनशू मर चुके हैं और ये सब लोग ब्लैक पर्ल के अंडर उसका मरने का वेट कर रहे हैं। अब उसने डिसाइड किया है पुई ही अब से 10,000 ईयर्स के लिए लॉर्ड है और अब वो सन ऑफ हेवन बन जाएगा। कहते हुए एम्प्रेस मर जाती है। पुई अपने पिता के पास बार बार जाकर घर चलने को बोलता है, लेकिन अब उसकी क्राउनिंग होने वाली है। इस सब बातों से अनजान पुई खेलना चाहता है। 3 साल का बच्चा एम्परर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। वो बार बार घर जाने की बात करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वो अपनी सराउंडिंग्स में जो हो रहा है समझ नहीं पा रहा। मूवी में बर्टोलुची ने इम्प्रेसिवली ग्रेट लोकेशंस का यूज़ किया है। कुछ सीन से पता चलता है उसने ऑथेंटिक कॉस्ट्यूम्स पे काफ़ी स्पेंड किया है। एक सीन में लिटिल एम्परर अपनी ड्रैगन थ्रोन से उतरकर रूम के कर्टेन्स हटाकर बाहर देखता है। वहाँ एक खूबसूरत साइट देखने को मिलती है। वहाँ पर हज़ारों की गिनती में ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहने जूनेक्स एम्परर के सपोर्टर्स बैठे हैं। सब एक सिमेट्री में वॉय को काउटाउ कर रहे हैं। इस 3 साल के एम्परर को एक क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लिटिल पुई का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। वो खुश है लेकिन घर जाना चाहता है। उसकी अच्छे से केयर की जा रही है। उसे नहलाया जाता है। उसे बताया जाता है कि वो जो चाहे उसे मिल सकता है, लेकिन लिटिल पुई तो बस वेट नर्स के पास जाना चाहता है। अब पुई 8 साल का हो गया है। उसकी मदर उसे मिलने आती है। साथ में उसका ब्रदर पूजे उसे मिलने आता है। पुई अपने ब्रदर को इंपीरियल पैलेस दिखाता है। उसे बताता है कि वो यहाँ से बाहर कभी नहीं गया और ना ही उसने अपनी एज के बच्चे देखे हैं। अब प्रिजन में 44 ईयर ओल्ड पुई को बोला जाता है कि ये प्रिजन एक स्कूल है और उन्हें यहाँ फोर्सफुली न्यू डेमोक्रेसी की हिस्ट्री बुक पढ़ने को कहा जाता है। प्रिजन में पुई और बाकी प्रिजनर्स को अपना क्राइम कन्फेस करने के लिए कहा जाता है और कन्फेशन को लिखने को कहा जाता है। सीन चेंज होता है। 8 ईयर ओल्ड पुई का भाई उसे बताता है कि वो अब एम्परर नहीं रहा। पुई से छुपाया जाता है कि फॉरबिडन सिटी की वॉल की दूसरी तरफ क्या चल रहा है। पुई अपने ट्यूटर से पूछता है तो वो उसे बताता है कि आउटसाइड चाइना अब रिपब्लिक है और वहाँ प्रेसिडेंट रूल करेगा, लेकिन पुई फॉरबिडन सिटी का एम्परर रहेगा। एरमा को भी वहाँ से जल्दी से भेज दिया जाता है। पुई को कहा जाता है कि अब उसे वेट नर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बड़ा हो गया है।
पुई कहता है वो मेरी वेटनेस नहीं, मेरी बटरफ्लाई थी। ईयर 1919 में ब्रिटिश डिप्लोमेट रेजिनाल्ड जॉनस्टन को फॉरबिडन सिटी में पुई का ट्यूटर अपॉइंट किया जाता है। जॉनस्टन पुई का एडवाइजर भी है। पुई जॉनस्टन से पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है। जॉनस्टन बताता है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रिपब्लिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ टेरिटरी जापान को देने के लिए अग्री कर लिया है और इस सब में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पुई बस नाम का एम्परर है। इस स्टोरी से पता चलता है कि पुई को सबने अपने पर्पसेस के लिए ही एक्सप्लॉइट किया है। पुई एक दिन जॉनस्टन से साइकिल लेकर चलाने लगता है। वो जैसे ही इंपीरियल पैलेस से बाहर निकलने लगता है उसके ही गार्ड्स गेट क्लोज कर देते हैं। रियलिटी में वो किसी चीज़ का एम्परर नहीं है। इतनी भी पावर नहीं है कि बाकी चाइनीज़ बच्चों की तरह वो अपने घर से बाहर निकल पाए। अब एम्परर को फॉरबिडन सिटी से बाहर जाने की डिजायर और ज्यादा बढ़ जाती है। पुई की आईसाइट वीक हो जाती है और डॉक्टर का कहना है अगर वो स्पेक्टिकल्स नहीं पहनेगा तो उनको दिखना ही बंद हो सकता है। लेकिन कहा जाता है एम्परर स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते। इस पर जॉनस्टन कहता है अगर पुई को स्पेक्टिकल्स नहीं लगाए जाएंगे तो ये जॉब वो नहीं करेगा और चाइना में पब्लिश करेगा कि एम्परर खुद के घर में प्रिजनर है। जॉनस्टन की बात से डर कर पुई को स्पेक्टिकल्स लगा दिए जाते हैं। स्कॉटिश ट्यूटर जॉनस्टन की ट्रेनिंग से पुई को इंग्लैंड और इंग्लिश थिंग्स, वहाँ के लोग, कस्टम्स और ट्रेंड्स, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट होने लगता है। वो अब कैम्ब्रिज में जाना चाहता है, लेकिन जॉनस्टन उसे शादी करने को कहता है। पुई ईयर 1922 में एम्प्रेस वैनरोंग से शादी करता है और वेनशू को सेकंड वाइफ बनाता है। वैनरोंग अमीर परिवार से है। वो टिएनशिन के एक्सपेंसिव अमेरिकन स्कूल से पढ़ी है, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकती है, पियानो भी जानती है और बहुत खूबसूरत भी है। अब पुई फॉरबिडन पैलेस में रिफॉर्म्स लाना चाहता है। ट्यूटर जॉनस्टन के फ्रेंड को इंपीरियल इन्वेंट्री और स्टोर रूम्स को टैली करने के लिए अपॉइंट करा जाता है, लेकिन एक रात स्टोर्स में आग लग जाती है। पुई को पता है कि ये काम जूनेक कर रहे हैं। वो सब नहीं चाहते कि उसे पता चले उन्होंने पैलेस से क्या कुछ चुराया है। वो इंपीरियल पैलेस के 1200 जूनेक को एक्सपेल करने वाला है, लेकिन पुई को इस बात का अफसोस है। 1924 में पुई को फॉरबिडन सिटी से निकाल दिया जाता है। उसे अब उसके पिता के घर गार्ड्स के साथ स्टेट प्रिजनर बनाकर रखा जाएगा। स्टोरी 42 ईयर पुई पर स्विच होती है। प्रिजन में पुई से पूछा जाता है कि वो जापानीज एम्बेसी क्यों गया। पुई अपनी जापान की स्टोरी बताता है। जापान ही था जो उस टाइम उसकी हेल्प करना चाहता था। चाइनीज उसे पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मंचूरियन था। वो टिएनशिन में रहने लगा क्योंकि चाइना में कुछ लोग उसे असैसिनेट करना चाहते थे, लेकिन वही जापान उसकी हेल्प करना चाहता था। पुई हेनरी के नाम से जाना जाने लगा और उसकी वाइफ एलिजाबेथ के नाम से। लेकिन रियल में एंटी मंचूरियन लीग को फंडिंग जापान ही कर रहा था। वो पुई को डराना चाहता था। पुई ने बताया उसने टिएनशिन में रहने के लिए और गार्ड्स के लिए हाई प्राइस पे किया। इंपीरियल पैलेस को वापस लेने के लिए कैसे किसी वाइट रशियन तक को पैसे खिलाए, वो सारी बातें बताता है। वो वहाँ वेस्टर्न एक्सपेंसिव चीज़ों पर खर्च करने लगा था। बाद में मंचूरिया जापान के कंट्रोल में आ जाता है। अब सेकंड वाइफ वेनशो उसे डिवोर्स दे देती है और वाइफ वेनरोंग उसके साथ रहती है। ईस्टर्न ज्वेल पुई और उसकी वाइफ को मिलने आती है। वो एक जापानीज स्पाई है। वो पुई को बताती है कि इंपीरियल पैलेस पर चाइनीज सोल्जर्स ने अटैक कर दिया है और पैलेस को रॉब करा गया है। पर्ल नेकलेस को वहाँ से ले लिया गया है। पुई जापानीज के क्लोज आ गया है, उन पे ट्रस्ट करने लगा है। उसने अपने ब्रदर को जापान मिलिट्री टोक्यो भेज दिया है। प्रिजन के सीन में दिखाया जाता है कि पुई अपनी कन्फेशन में लिखता है कि उसे किडनैप करके मंचूरिया ले जाया गया था, लेकिन जॉनस्टन ने अपनी बुक ट्विलाइट इन द फॉरबिडन सिटी में लिखा था कि ये सच नहीं है। पुई ने जापान से कोलैबोरेट कर लिया था क्योंकि वो वापस रूल करना चाहता था। पुई को प्रिजन में रात को सोते हुए याद आता है कैसे 1934 में वो मंचूरिया वापस गया था
और वो अपना न्यू एम्पायर इनॉग्रेट कर रहा है। जापान ने मंचूरिया के नाम चेंज करके मंचू को रख दिया था। जापान आर्मी आकर उसे कंग्रेचुलेट करती है और पुई को वहाँ का एम्परर बना दिया गया है। आर्मी जनरल उसे कहता है कि वो हमेशा एम्परर का सपोर्ट करेंगे। एम्परर की वाइफ वेनरोंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता कि पुई अब बस नाम का एम्परर है। अब उसे ओपियम यानी अफीम एडिक्शन होने लगती है। जापानीज स्पाई वेनरोंग के एक्शंस पर भी नज़र रख रहे हैं। पुई को पता चलता है कि करंट प्राइम मिनिस्टर के बेटे को असैसिनेट कर दिया गया था, इसलिए चाइना के प्राइम मिनिस्टर को कंट्री से बाहर भेज दिया गया है। पुई को चाइना में न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए बुलाया जाता है। वो ईडिक्ट साइन नहीं करता। पुई जापान की म्यूचुअल फ्रेंडशिप की बात करने लगता है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती। ये इंसिडेंट देखकर पता चलता है कि वो जापान के लिए और किसी काम का नहीं है। अब पुई की वाइफ उसे बताती है कि वो बेबी को बर्थ देने वाली है, लेकिन ये बेबी पुई का नहीं है। ये बात जापानीज भी जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि ये बच्चा पुई के ड्राइवर का है। वो पुई को न्यू प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट साइन करने पर मजबूर कर देते हैं। बेबी का बर्थ होता है और उसे मार दिया जाता है और पुई को बताया जाता है कि बेबी मरा हुआ ही पैदा हुआ था। उसकी वाइफ को क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत थी, इसलिए उसे वहाँ से ले जाया जाता है। स्टोरी के एंड तक वेनरोंग ने अपना क्राउन, अपना बच्चा और अपनी मेंटल हेल्थ सब खो दिया था। वो डिप्रेशन में चली गई थी। 1945 में जापान के सरेंडर के बाद वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो जाता है और रशियन ट्रूप्स पुई को कैप्चर कर लेती हैं। स्टोरी को स्विच किया जाता है, जहां कम्युनिस्ट प्रिजन में सबको री एजुकेट किया जा रहा है। पुई को डिटेल में जापानीज मिलिट्री के वॉर क्राइम्स बताए और मूवीज़ में दिखाए जाते हैं। पुई अपनी शूलेस तक खुद नहीं बांध सकता, उसे कोई काम नहीं आता। वो प्रिजन में अब सेल्फ केयर करनी सीखता है। 1959 में प्रिजन से रिलीज़ होकर वो गार्डनर की जॉब करने लगता है। एक दिन घर जाते रास्ते में रेड गार्ड परेड देखता है। वहाँ वही प्रिजन गवर्नर को रेवोल्यूशन का एनिमी बोलकर ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। वो उनको समझाता है कि एक अच्छा टीचर है, उसे रिलीज़ कर दो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। अब वो विजिटर बनकर फॉरबिडन पैलेस जाता है। वहाँ उसे गार्ड का बेटा मिलता है जो उसे थ्रोन के पास जाने से मना करता है, लेकिन पुई उसे बताता है कि वो ही सन ऑफ हेवन है। वो बच्चा उसे प्रूव करने को कहता है। पुई बच्चे को 60 ईयर ओल्ड पेट क्रिकेट गिफ्ट में दे देता है और वहाँ से चला जाता है। मूवी के लास्ट में एक गाइड आकर पुई के बारे में बता रही होती है और ये बताती है कि लास्ट एम्परर 1967 में मर गया था और इसके साथ ही कहानी का अंत हो जाता है।